आप पुनः सोचिए कि वीडियो में जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात की गई थी वह अभी भी यूट्यूब पर है। हिंदू देवी देवताओं पर जो भद्दी टिप्पणियां की गई थी वह भी उपलब्ध है। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट कहा गया कि यह वही व्यक्ति है जो बोल रहा है, लेकिन जज का मानना है कि इस पे कुछ भी साबित नहीं होता। कि अगर मैं कहूं कि फलां जज बिका हुआ है और उसे पैसे खिलाए गए हैं, आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर केस करें कि इस वीडियो में जजों का तिरस्कार किया गया है, न्यायपालिका को अपमानित किया गया है, तो आप केस हार जाएंगे। क्योंकि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट यह कह दे कि यह अजीत भारती ही है, शब्द उसी के हैं, फिर भी जज साहब यह कह देंगे कि लैब की रिपोर्ट तो एक विचार है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। इन जजों को अपनी हथेली पर थूक कर, नाक डुबाकर मर जाना चाहिए। इन्होंने पूरी न्यायिक व्यवस्था का सामूहिक बलात्कार किया है और इसकी गरिमा को तार तार किया है। इन्होंने आगे कहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है ओवैसी को। ये आईपीएल चल रहा है कि इधर एलबीडब्ल्यू के निर्णय में बैट और पैड के बीच में गेंद है और पता नहीं चल रहा है कि पहले बैट पर लगी कि पैड पर, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बैट्समैन को दे दिया गया। ओवैसी ने कहा कि उस पर लगाए गए सारे आरोप मिथ्या हैं और उसने किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है। संभव है कि वो शरीयत के कानूनों की बात कर रहा होगा। जज साहब चाहते तो वकील को कह सकते थे कि टाइम मशीन लाई जाए और जज साहब दिसंबर 2012 में जाकर स्वयं उस रैली में उपस्थित होकर देखना चाहेंगे क्या वाकई ओवैसी ने जो वीडियो में बोला है वही सत्य है। यह मात्र एक स्पीच नहीं थी और यह मात्र एक बेनिफिट ऑफ डाउट वाला निर्णय नहीं है। यह पूरे भारत को कश्मीर बनाने जैसी योजना का आरंभ बिंदु है, जहां एक एक कर संस्थाएं ऐसी दुर्भावना को पनपने देती हैं, उनकी उपेक्षा करती है, उसे क्षतिकारक नहीं मानती और फिर रैली की स्पीच एक दिन 7 राज्यों के सैकड़ों हिंदुओं को दंगों का पीड़ित बना देते हैं। ऐसे ही भाषणों की अनदेखी करना, उन्हें अनसुना करना रालेब गालेब चालेब के संहार घोष में परिवर्तित होता है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ओवैसी छूट गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि मात्र 9 साल में निर्णय आ गया। यह तो विचित्र बात है कि एक विधायक की प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही जज साहब ने निर्णय सुना दिया। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। आप लोग सब्सक्राइब करने में कोताही बरत रहे हैं, आधे लोग बिना सब्सक्रिप्शन किए देख रहे हैं, कर लीजिए। सारे नए वीडियो सीधे नोटिफिकेशन से मिलेंगे। साथ ही जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, बेल आइकॉन को दबाने के बाद भी वो वापस जाकर दबाकर चेक कर लीजिए। आइए ओवैसी का आप घंटा बजाना शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि अजीत जी आप कूल तो लग रहे हैं ब्रो, लेकिन काला चश्मा पहनकर वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये काला चश्मा है, लेकिन सांसदों और विधायकों के न्यायालय के लिए दुनिया मायाजाल है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो कहा गया वह ब्रह्मांड में विलीन होकर किसी दूसरी मंदाकिनी में तैरते हुए स्वर बन चुके हैं। ये कैमरा नहीं है, आप स्क्रीन पे ये नहीं देख रहे, स्पीकर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, आपको जो भी लग रहा है वह एक भ्रम है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फलां जज बिका हुआ है और उसे पैसे खिलाए गए हैं, आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर केस करें कि इस वीडियो में जजों का तिरस्कार किया गया है, न्यायपालिका को अपमानित किया गया है, तो आप केस हार जाएंगे। क्योंकि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट यह कह दे कि यह अजीत भारती ही है, शब्द उसी के हैं, फिर भी जज साहब यह कह देंगे कि लैब की रिपोर्ट तो एक विचार है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। मेरा काला चश्मा तथ्य नहीं, विचार है। ओवैसी की धमकी विचार है। हमारी न्याय व्यवस्था एक भद्दा मजाक है। ये जो 2 वीडियो देखे आपने, उसको फॉरेंसिक लैब में जांचा गया, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई और कोर्ट ने 9 साल लेने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी करते हुए कहा है कि उसके विरोध में कोई सटीक साक्ष्य नहीं मिले।
फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि लैब के जानकार जब वीडियो देखते हैं तो उसके आधार पर वो एक मत रखते हैं, विचार रखते हैं जो उनके निजी मत होते हैं। न्यायालय उसे मानने को बाध्य नहीं, क्योंकि वह विचार है, फैक्ट नहीं, तथ्य नहीं है। आप पुनः सोचिए कि वीडियो में जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात की गई थी वह अभी भी यूट्यूब पर है। हिंदू देवी देवताओं पर जो भद्दी टिप्पणियां की गई थी वह भी उपलब्ध है। फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट कहा गया कि यह वही व्यक्ति है जो बोल रहा है, लेकिन जज का मानना है कि इस पे कुछ भी साबित नहीं होता। जब यही करना था तो लैब भेजकर सरकार का पैसा क्यों बर्बाद किया? सीधे कह देते कि मैं जज हूं, मैंने यूट्यूब नहीं देखा, इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा ही नहीं होगा। या यह कह देते कि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत सुनो उसकी स्पीच। ये सब तो न्यायाधीश महोदय कहते रहते हैं। या यह भी कहा जा सकता था कि 9 साल पुराना हो गया यह विषय, हमें मूव ऑन करना चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर नरसंहारों पर कहा है। पहली बात तो देखिए कि सांसदों और विधायकों के लिए अलग से कोर्ट बने हैं। ये कुल 9 मिनट का काम था। वीडियो उपलब्ध है, वीडियो की जांच की जाए और उसके आधार पर निर्णय दिया जाए। ये करने में इन्हें 9 साल लगे हैं। एक दिन ये 3 मिनट लेकर कि क्या हुआ, फिर उसे लैब भेजते, उस पर रिपोर्ट पढ़ते कि यही आदमी है और उसके आधार पर कहते कि वही है और उसने जो कहा स्पष्ट रूप से धमकी है, हिंदू मुसलमान के बीच गृह युद्ध की बात है और देवी देवताओं का उपहास किया गया है। बात खत्म थी। लेकिन सड़ांध मारती न्याय व्यवस्था में सीधी बातें इतनी स्पष्ट कहाँ हो पाती? अलग से कोर्ट बनाकर भी यही क्यूटियापे करने, तो पहले वाले क्या बुरे थे भाई? ऐसे ही जज आगे चलकर किसी बलात्कार पीड़िता की लैब रिपोर्ट को भी विचार कहकर मानने से मना कर देंगे। किसी हत्या की फुटेज देखकर कहेंगे कि इसको लैब भेजो, फॉरेंसिक जांच होगी। लैब से रिपोर्ट आए तो कहेंगे कि जानकार की रिपोर्ट तो उनका मत है, तथ्य नहीं। अतः यह साक्ष्य क्लिंचिंग एविडेंस नहीं हुआ। इन जजों को अपनी हथेली पर थूक कर, नाक डुबाकर मर जाना चाहिए। इन्होंने पूरी न्यायिक व्यवस्था का सामूहिक बलात्कार किया है और इसकी गरिमा को तार तार किया है। इस पूरे निर्णय को अगर आप देखेंगे तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग या ROFL कहा गया है। जज पर जब आप तंज कसेंगे या प्रश्न पूछेंगे तो वो कह देंगे कि हमारे पास तो जैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उसके आलोक में। जब साक्ष्य के आलोक में ही सब नौटंकी करनी होती है तो न्यायालय के क्लर्क को बिठा दो कुर्सी पर, क्योंकि तुम अपना मस्तिष्क तो लगता है पहले ही किसी मेडिकल कॉलेज को शोध के लिए दान कर चुके लगते हो। इन्होंने आगे कहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है ओवैसी को। ये IPL चल रहा है कि इधर LBW के निर्णय में बैट और पैड के बीच में गेंद है और पता नहीं चल रहा है कि पहले बैट पर लगी कि पैड पर, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो है बैट्समैन को दे दिया गया। वैसे ऐसे जज तो एम्पायर भी क्या ही बन पाएंगे। सामने दिखता रहेगा कि क्या हुआ, स्क्रीन पर स्लो मोशन में चलता रहेगा कि कैच ले लिया गया है। अंत में ये कहेंगे कि DRS तो एक विचार है, बैट्समैन को खेलने दो, खेलने आया है बेचारा। ओवैसी ने कहा कि उस पर लगाए गए सारे आरोप मिथ्या हैं और उसने किसी भी कानून को नहीं तोड़ा है। संभव है कि वो शरीयत के कानूनों की बात कर रहा होगा, क्योंकि संविधान और CRPC के कई प्रावधान तो उसके घृणास्पद भाषण में स्पष्ट तौर पर तोड़े गए हैं। 2012 में भाषण दिया था, स्थानीय पुलिस को चार्जशीट बनाने में 4 साल लग गए। इस पर पुलिस को राष्ट्रपति मेडल मिलना चाहिए कि इतनी कम अवधि में उन्होंने चार्जशीट बना लिया। जबकि कमाल की बात यह भी है कि जज साहब ने दोनों ही केस में 2-2 प्रत्यक्षदर्शियों के कथनों को सुना और ओवैसी के वकील ने यह कहा कि उनके कथन इसलिए अमान्य हैं क्योंकि वो 1 महीने बाद पुलिस के पास गए, और यह भी कि वो लोग राजनीतिक पार्टियों से संबद्ध हैं। जज साहब ने ओवैसी के पक्ष में निर्णय दिया तो हम मान सकते हैं कि उन्होंने लैब रिपोर्ट से लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के किसी पार्टी से होने पर भी ध्यान तो दिया ही होगा। कई बार मैं जजों के बारे में सोचता हूं कि ये नैतिक तौर पर कितने टूटे हुए होंगे कि इन्हें वीडियो देखने के बाद वहां खड़े लोगों से पूछना पड़ रहा होगा कि इसने ऐसा बोला कि नहीं। वीडियो पर तो आपने लैब की रिपोर्ट पर कह दिया कि उस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट के साथ और भी कुछ होना चाहिए ताकि पता चले कि ये वीडियो जो आप दिखा रहे हैं वो सही है। तब आपके पास प्रत्यक्षदर्शी आते हैं और आप उन्हें खारिज कर देते हैं क्योंकि उनकी ओवैसी से दुश्मनी हो सकती है, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। वाजद साहब, किसी के पिता की हत्या हो जाए और जब उसका बेटा बयान दे तो डिफेंस का वकील कहेगा कि इसकी तो दुश्मनी है इसलिए वो ऐसा हत्यारे के विरोध में बोल रहा है, और आप कहेंगे वकील साहब की बात सत्य है,
क्योंकि आपसे तो अच्छे संबंध है नहीं, आप तो उल्टा ही बयान देंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे जज साहब ने यह नहीं कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त होकर ही निर्णय देंगे, और उसके लिए एक उपाय है, टाइम मशीन। जज साहब चाहते तो वकील को कह सकते थे कि टाइम मशीन लाई जाए, और जज साहब दिसंबर 2012 में जाकर स्वयं उस रैली में उपस्थित होकर देखना चाहेंगे क्या वाकई ओवैसी ने जो वीडियो में बोला है वही सत्य है। दूसरा उपाय जज साहब यह कर सकते थे कि मल्टीवर्स की परिकल्पना टटोल कर यह कह सकते हैं कि संभव है किसी दूसरे ब्रह्मांड के सौर मंडल की पृथ्वी पर अकबरुद्दीन ओवैसी इतना विषैला नेता न रहा हो, तो उसके आधार पर उसे बरी किया जा सकता है। वैसे वहां संभव है कि उसके बाप दादा कन्वर्ट ना हुए हों और हिंदू ही बचे हों, हु नोज। या तीसरा उपाय यह है कि जज साहब धरती से इतनी दूर चले जाते कि पृथ्वीवासियों का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों रैक पर रखी हुई एक फाइल की तरह दिखता, जिसे वो अपने खड़े होने के स्थान में थोड़ा परिवर्तन करने पर इधर या इधर हिल के भूत या भविष्य जो है देख सकें। चौथा और सबसे उत्कृष्ट उपाय है कि चित्रगुप्त जी महाराज के पास चले जाना। लेकिन इसमें थोड़ी समस्या यह हो सकती है कि ओवैसी के कायर हिंदू पूर्वजों के कन्वर्जन के बाद की फाइलें चित्रगुप्त जी रखते हैं कि नहीं, इसका मुझे ठीक से पता नहीं। खैर, वैज्ञानिक बातों से इतर इस प्रकरण से दो बातें सामने आती हैं। पहली यह कि हमारे जज और न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है, और दूसरी यह कि सांसद विधायकों को कोई छू भी नहीं सकता। इस प्रकरण के बाद आप अब सोचिए कि किस तरह की रैलियां होंगी आगे और क्या क्या कहा जाएगा। न्यायालय ने वस्तुतः हिंदुओं के विरोध में रैलियों में उनके नरसंहारों की बात करने को सहमति दी है। हम क्यों नहीं नदीम मलिक जैसी घटनाएं हर दिन अब देखेंगे, क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था नाली में बह रही है। ऐसे ही निर्णयों के कारण रामनवमी में दंगे होते हैं। यह निर्णय 9 साल में आया और तब से आज तक ओवैसी के बयान किसी रैली से निकलकर किसी मुसलमान के कानों में पड़े, फिर उसने भी वैसा ही विष उगलना आरंभ किया, फिर किसी मौलवी ने किसी मस्जिद में ऐसी ही बात की, फिर प्रयोग के तौर पर एक हिंदू जुलूस पर एक जगह पे कहीं पत्थर फेंका गया, फिर अगले त्यौहार में उसकी संख्या बढ़ी, फिर अगले साल एक साथ कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई, फिर इन लोगों ने व्यवस्थित तरीके से घरों पर पत्थर रखना आरंभ किया। हर त्यौहार पर सुनिश्चित किया कि दंगे हों, घर जलाए जाएं, दुकानों में आग लगाई जाए। ओवैसी की एक स्पीच 9 साल में एक रैली के उन्मादी मुसलमानों की भीड़ की हंसी से हिंदुओं के घरों में पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने और उन्हें अपना घर त्यागने पर बाध्य करती है। यह मात्र एक स्पीच नहीं थी, और यह मात्र एक बेनिफिट ऑफ डाउट वाला निर्णय नहीं है। यह पूरे भारत को कश्मीर बनाने जैसी योजना का आरंभ बिंदु है, जहां एक एक कर संस्थाएं ऐसी दुर्भावना को पनपने देती हैं, उनकी उपेक्षा करती है, उसे क्षतिकारक नहीं मानती, और फिर रैली की स्पीच एक दिन 7 राज्यों के सैकड़ों हिंदुओं को दंगों का पीड़ित बना देते हैं। ऐसे ही भाषणों की अनदेखी करना, उन्हें अनसुना करना रालेब गालेब चालेब के संहार घोष में परिवर्तित होता है। ऐसे ही निर्णयों को सीढ़ी बनाकर दिल्ली के दंगे होते हैं। यह निर्णय बताता है कि ऐसे नेता कुछ भी जहर बोलकर निकल सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे निर्णय दंगाइयों की सेना बना रहे हैं, जिसकी बारंबारता अब हर हिंदू त्योहार में, हर बीतते वर्ष में आपको सड़कों पर दिखेगी। हिंदुओं को कहा जाएगा कि स्थिति संवेदनशील है, इसलिए आप जुलूस ना निकालें, सड़कों पर होली ना खेलें, मैदान में पटाखे ना छोड़ें, दुर्गा माता का विसर्जन ना करें, क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं। जैसे एक एक निर्णय दर्जनों हिंदुओं के जलते घरों का कारण बनते हैं, सैकड़ों शरीरों पर घाव बनकर उभरते हैं और हजारों को घर छोड़ने को बाध्य करते हैं। ऐसे निर्णयों पर थूकना ही श्रेयस्कर कार्य है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ओवैसी छूट गया, मुझे आश्चर्य हुआ कि मात्र 9 साल में निर्णय आ गया। यह तो विचित्र बात है कि एक विधायक की प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही जज साहब ने निर्णय सुना दिया। यह तो भारतीय न्याय व्यवस्था के अघोषित मानदंडों के विरोध में है। वेणुगोपाल जी चाहे तो इसका स्वतः संज्ञान लेकर जज पर केस चलाए। ये क्या मजाक है भाई, 9 साल में विधायक का केस कैसे फाइनल कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।